बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग देखे थे लास्ट लेक्चर में, और उसी चैप्टर में बात आगे करते हैं। और अब हम लोगों को पहले तो ये समझना है अभी फोटोन के बारे में, और उसके बाद फिर मैटर वेव की बात करेंगे। देखिए फोटोन क्या है और इस फोटोन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी की भी बात करेंगे। तो ये समझिए कि लाइट को पहले शुरुआत में तो न्यूटन ने यही कहा कि लाइट पार्टिकल नेचर का है, लेकिन बाद में लाइट की प्रॉपर्टी देखी गई कि ये इंटरफेरेंस भी शो कर रहा है, डिफ्रैक्शन भी शो कर रहा है। तो कंक्लूजन ये निकला कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और जब तक ये बात क्लियर हुई कि कुछ ही समय में, मीन्स ये कह सकते हो कि 1897 के आसपास, जब मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट दिया और बोला कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसी मोमेंट फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना ऑब्जर्व की गई। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना को एक्सप्लेन करने के लिए ये जरूरी था कि लाइट के पार्टिकल नेचर को माना जाए। और इसे इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए ये कोई मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस पर रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, लाइट इंसिडेंट हो रहा। अब इसके अगर ये लाइट सफिशिएंट एनर्जी की है तो इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। इस घटना को ही हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो अब बात यह है कि इस घटना को शो करने के लिए लाइट का पार्टिकल नेचर ही देखना होगा। लाइट के वेव नेचर से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते लाइट के वेव नेचर से। कैसे, इसको समझो। तो पहली बात तो ये देखा गया कि मान लो इस मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन कोई फाई है। फाई की कोई भी वैल्यू, मीन्स एक ऐसा मेटल है जिसके लिए फाई की वैल्यू से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऐसा हमने एक केस सोचा। मतलब ये हुआ कि अब अगर ये जो लाइट इंसिडेंट हो रहा, इस लाइट के जो फोटोन से एसोसिएटेड लाइट है, उन फोटोन्स की एनर्जी कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने चाहिए, उससे ज़्यादा, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके। लेकिन अगर इसी लाइट का अगर वेव नेचर समझेंगे कि नहीं ये लाइट वेव है, तो वेव का मतलब है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। और कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी मतलब ये हुआ कि लाइट जब ये इंसिडेंट हो रहा है कंटिन्यूअसली, एनर्जी इस पे इंसिडेंट हो रही है, तो किसी इलेक्ट्रॉन को हो सकता है कि शुरुआत में जब ये इंसिडेंट हुआ तो अगर ये वीक एनर्जी वाला वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो भी अगर हम लोग टाइम ऑफ एक्सपोजर बढ़ा दें, मतलब ज़्यादा समय के लिए इस रेडिएशन को इंसिडेंट कराएं, तो कम फ्रीक्वेंसी वाला, कम एनर्जी वाला भी जो रेडिएशन है, वो अगर ज़्यादा समय तक अगर इंसिडेंट हो तो वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, अगर हम लाइट के वेव नेचर को मान लें। लेकिन ऐसा देखा नहीं गया। ये देखा गया कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी, जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं,
उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन कितने भी टाइम तक उस पर इंसिडेंट होते रहे उस मेटल प्लेट पे, वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए अगर कोई इस लाइट के वेव नेचर को मान के चले, तो वेव तो क्या है, वेव तो जितना देर तक उसको इंसिडेंट होने दो उतनी ज्यादा एनर्जी इंसिडेंट होगी। मतलब कम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन भी कभी ना कभी थोड़ा टाइम ज्यादा लेकर इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है अगर हम इसका वेव नेचर लें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा देखा गया कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन इस पर कितनी भी देर तक इस मेटल सरफेस पे गिरता रहे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा। और जैसे ही उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी से बड़ी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, वो टाइम मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल टाइम में ही, वो एक तरीके से 10⁻⁻8 सेकेंड के ऑर्डर का टाइम है, इतने कम समय के लिए भी वो गिर जाए लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे। तो मतलब ये कंक्लूजन निकाला गया कि ये लाइट पार्टिकल नेचर का है, तभी तो कोई एक पार्टिकल भी गिर रहा है इस पर तो वो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में कैपेबल है। और उन एनर्जी पार्टिकल्स को ही कहा गया फोटोन। तो इस फोटोन के कॉन्सेप्ट को आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया कि लाइट जो है वो कई सारे लाइट जो प्रोपेगेट कर रहा है, इसका मतलब कि कई सारे एनर्जी पैकेट्स प्रोपेगेट कर रहे हैं, और उन एनर्जी पैकेट्स को, ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स जो ट्रेवल कर रहे हैं, लाइट के ट्रेवल होने का मतलब, उन एनर्जी पैकेट्स को ही बोला गया फोटोन। फोटोन का जहां तक डिफाइन करने का सवाल है, that light can be considered as large number of small energy packets these energy packets are called photon। तो फोटोन और कुछ नहीं, जो लाइट को माना गया कि अब ये पार्टिकल नेचर का है और जिन पार्टिकल से लाइट बना हुआ है वो पार्टिकल एनर्जी के फॉर्म में है, और उसे ही लाइट कहा गया। तो नेक्स्ट इन फोटॉन्स की प्रॉपर्टी क्या है, तो वन बाय वन अब हम लोग देखेंगे। अगर जब कभी भी बात हो गई एनर्जी ऑफ फोटोन, तो ये एनर्जी हम लोग डिफाइन करते हैं एच न्यू से, या इसे हम लोग hc/λ भी कह सकते हैं। तो वेयर दिस न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या रेडिएशन, जो भी है, लाइट कह सकते हो, ये रेडिएशन का ही एक जो सेगमेंट है विजिबल रेंज वाला, उसे ही हम लोग इन जनरल लाइट बोलते हैं। तो लाइट और रेडिएशन में कोई फर्क नहीं है। तो अगर फ्रीक्वेंसी लाइट की न्यू है तो उससे एसोसिएटेड जो फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी को E=h न्यू के फॉर्म में देंगे। नेक्स्ट इन फोटॉन्स
के पास मोमेंटम भी होता है, इनके पास एनर्जी भी है और मोमेंटम भी है। तो मोमेंटम को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटोन, दिस इज P इक्वल्स टू E/c। ये फॉर्म मोमेंटम के लिए देंगे। आगे इसे अगर E की वैल्यू hc/λ यहां रख दो तो c कैंसिल होगा और ये बनेगा h/λ, मोमेंटम ऑफ फोटोन। नेक्स्ट, इस फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। अब इस रेस्ट मास से ऐसे समझिए कि रेस्ट मास क्या है, तो रेस्ट का मतलब ही रुका हुआ से है। तो जो फोटोन रुका हुआ है उसका मास 0 होगा। मतलब ये कि अगर कहीं लाइट ट्रेवल कर रहा है, मीन्स कई सारे फोटोन्स ट्रेवल कर रहे हैं और लाइट मान लो कहीं किसी सरफेस पे हिट किया और वहां पे एब्जॉर्ब हो गया और मतलब लाइट रुक गया, तो वहां पे फोटोन्स भी कह सकते हो रुक गए, और उन रुके हुए फोटोन का मास 0 होता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन्स, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। ऑब्वियस सी बात है कि ये रेस्ट मास 0 होगा, तो मतलब क्या है, मीन्स अगर मान लो फोटोन रुका हुआ है उसका मास 0 है और जब ये फोटोन चल रहा है तो क्या इसके पास मास होगा? बिल्कुल होगा। ये भले ही मैकेनिक्स की जो थ्योरी है जो हम लोग न्यूटन्स लॉ में पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग अगर कोई मास रुका हुआ है या चल रहा है, कोई भी बॉडी रुकी हुई हो या चल रही हो उसका मास वही है। लेकिन आगे चलकर आइंस्टीन ने उस न्यूटन के कॉन्सेप्ट को बोला कि ये इसमें गड़बड़ी है, कोई भी बॉडी रुकी हुई है तो उसका मास अलग है, उसे हम लोग रेस्ट मास बोलेंगे, और जब वो बॉडी चलने लगे तो उसका मास अलग होगा और इनफैक्ट उसका मास बढ़ जाएगा, जिसे हम लोग डायनेमिक मास बोलेंगे। और उस डायनेमिक मास की वैल्यू डिपेंड करेगी उसकी स्पीड पे। मतलब ये एक फॉर्मूला है, हालांकि ये फॉर्मूला हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन इसे इंफॉर्मेशन के फॉर्म में ध्यान में रखेंगे। कोई भी बॉडी का मान लो रेस्ट मास m0 है तो डायनेमिक मास m0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस v² बाई c², where m0 is रेस्ट मास और v उस पार्टिकल की, उस बॉडी की स्पीड है और c लाइट की स्पीड है। तो ये इस रिजल्ट से या ये जो इंफॉर्मेशन आइंस्टीन ने दिया, इससे भी अगर सोचोगे तो ये m0 अगर फोटोन का 0 है तो ये 0 रखने पर तो डायनेमिक मास भी उसका 0 आना चाहिए इस फॉर्मूले से। लेकिन ये समझिए कि अगर फोटोन का m0 ये 0 है तो फोटोन की स्पीड भी v जो है वो c के बराबर है। लाइट की स्पीड ही फोटोन की स्पीड है। तो ये 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 ही हुआ, तो ये 0/0, तो ये अनडिफाइंड के फॉर्म में आ रहा। तो इसीलिए फोटोन के मास को या फोटोन के डायनेमिक मास को इस फॉर्म से, इस फॉर्मूले से नहीं देंगे। फोटोन के डायनेमिक मास को डिफाइन करेंगे कुछ अलग तरीके से। डायनेमिक मास ऑफ फोटोन, वो E को हम लोग M को देंगे उसकी एनर्जी डिवाइडेड बाई c²। ये कहीं ना कहीं
ये वही फॉर्मूला है E इक्वल्स टू mc², मीन्स जो भी उस फोटोन के पास एनर्जी है वो उसके मास के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और उसका मास एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अच्छा, इसमें E को अगर मोमेंटम के फॉर्म में E इक्वल्स टू pc कर दो तो ऑल्सो दिस मास कैन बी रिटन एज p/c। तो दोनों ही फॉर्म में अगर उस मूविंग फोटोन का एनर्जी या मोमेंटम कोई भी पता हो तो देन वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ द फोटोन और एनर्जी इफ एनर्जी और मोमेंटम एनी ऑफ देम इज गिवन। तो ओवरऑल अब बात ये हो गई कि फोटोन क्या है। तो लाइट छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से मिलके बना हुआ है। दोज एनर्जी पैकेट्स आर कॉल्ड फोटोन्स। The energy of photons is given by E equals to h nu. Momentum is also given. Momentum देने से मतलब क्या है कि फोटोन के पास अगर मोमेंटम है मतलब फोटोन किसी सरफेस से टकराकर उसे हिट कर उस फोटोन के द्वारा उस सरफेस पर फोर्स लगाया जा सकता है, फोर्स जनरेट कर सकता है, प्रेशर जनरेट कर सकता है वो फोटोन। तो नेक्स्ट अब बात करें कि फोटोन ये किसी सरफेस पे हिट कर क्या फोर्स या क्या प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, उस प्रेशर को रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। अच्छा, उससे पहले ये भी समझिए कि फोटोन अगर रेस्ट में आ गया तब तो उसके पास कुछ बचा नहीं, उसकी एनर्जी भी खत्म हो गई, मास भी, रेस्ट मास उसका 0 हो गया। लेकिन मूविंग फोटोन अगर है, फोटोन मोशन में है, तो उसके पास जो मास है वो जो दिया गया इस फॉर्म से, और इस मास पर ग्रेविटी का भी इफेक्ट आता है। भले ही ये मास काफी कम होगा, जैसे क्लियरली अगर एक फोटोन के एनर्जी की बात करो तो फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में होती है, या फिर इसी फॉर्म से भी बात कर लो, ये प्लैंक कांस्टेंट 10⁻⁻34 के ऑर्डर का है। फ्रीक्वेंसी अगर 10⁻14 या 15 हर्ट्ज के ऑर्डर का मान भी लो जो विजिबल रेंज में है, तो भी ये एनर्जी जो है 10⁻⁻19 जूल के ऑर्डर का है। अब अगर 10⁻⁻19 ऊपर है और ये C की बात करो तो 10⁻16 लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ है, उसका भी स्क्वायर है। तो आप ये समझ लो कि ये मास, फोटोन का मास अगर पहले से ये -19 है और गया -16, तो ये -35 kg के ऑर्डर का हो गया एक सिंगल फोटोन का मास। लेकिन इस मास पर भी ऐसा नहीं है, ग्रेविटी का इफेक्ट आता है। जैसे अगर मैं कहूं कि इस मार्कर को मैं अगर थ्रो करता हूं हॉरिजॉन्टली, तो मैंने इसे सीधे फेंका लेकिन ग्रेविटी इसे नीचे अट्रैक्ट करके ले गई। तो ग्रेविटी से अगर इसे नीचे अट्रैक्ट करके ले जा रही है, इसको मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि लाइट पर भी, फोटोन पर भी ग्रेविटी इफेक्ट करती है। मतलब अगर मैं यहाँ से एक कोई लेजर लाइट या कोई टॉर्च ऑन करता हूं तो लाइट जो सीधे जा रही है वो भी बेंड करनी चाहिए। तो बात यह है कि ऐसा नहीं है कि लाइट पे इफेक्ट नहीं है, ग्रेविटी का है, लेकिन वो मास इतना कम है कि हम लोग उस इफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। और इसीलिए जहां पे जिस किसी प्लेनेट पे या जहां कहीं भी ग्रेविटी काफी हाई है, वहां पे इस लाइट को उस ग्रेविटी इफेक्ट के कारण बेंड करते हुए भी ऑब्जर्व किया जाता है। और ये जनरली कह सकते हो कि जो ब्लैक होल्स हैं, जो काफी हाई डेंसिटी के होते हैं, बहुत ज्यादा हाई मास के होते हैं,
उनके साथ ये देखा गया है कि वहां से अगर लाइट ट्रेवल कर रही है ब्लैक होल के आसपास तो वो बेंड कर सकती है, और लाइट उस ब्लैक होल की जो इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है उसके कारण। तो नेक्स्ट अब मैं बात कर रहा था कि ये फोटोन रेडिएशन प्रेशर भी जनरेट कर सकते हैं, और वो कितना जनरेट करेंगे, जहां कहीं भी उस रेडिएशन प्रेशर को कैलकुलेट करने की बात आती है, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी उस पे आते हैं रेडिएशन प्रेशर पे, उसे हम लोग नेक्स्ट इसी में समझते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इस रेडिएशन प्रेशर को। और रेडिएशन प्रेशर, जैसा कि मैंने कहा कि फोटॉन्स के पास मोमेंटम होते हैं, और वो फोटोन किसी सरफेस को हिट करेंगे, तो हिट करने के बाद उस पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि एक फोटोन का जो मोमेंटम है वो तो उसकी एनर्जी पे डिपेंड कर रही है, E/c बोलो या m/c बोलो, या फिर h/λ भी आएगा, उसको E/c, E को hc/λ कर दो, मीन्स मोमेंटम जो डिफाइन हुआ E/c से, E को अगर hc/λ कर दें डिवाइडेड बाई c, देन मोमेंटम कैन ऑल्सो बी गिवन एज h/λ, अगर रेडिएशन का वेवलेंथ लैम्डा है। लेकिन अब अगर रेडिएशन किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, तो इसका मतलब कि उस वहां पे उस सरफेस पर करोड़ों फोटॉन्स जो हैं एक साथ हिट कर रहे होंगे, और उतने सारे फोटॉन्स अगर हिट करेंगे तो पहले तो हमें यह भी जानना है कि अगर लाइट की कुछ इंटेंसिटी गिवन है या वेवलेंथ गिवन है, तो इसका मतलब उसमें वो उस लाइट से कितने फोटॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं पर सेकेंड, आगे जा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ फोटोन मिलेंगे, तो उससे हम लोग फोर्स का भी कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी एक कंसीडर किया गया, मान लो ये कोई फिक्स सरफेस है, और इस पर रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा। इस रेडिएशन का वेवलेंथ लैम्डा है, इंटेंसिटी आई है, और फोर्स या प्रेशर का कैलकुलेशन करना है, तो इसका जो ये सरफेस एरिया है वो ए है मान, ठीक है। तो अब एक बात हो सकती है कि जब इस सरफेस पर ये फोटोन टकरा रहे हैं, तो टकराने में कितने फोटोन्स पर सेकेंड टक्कर कर रहे हैं, इसका अगर हमें कैलकुलेशन पहले समझना है,
और ये पता चल गया कि कितने फोटॉन्स पर सेकेंड हिट कर रहे हैं, तो हर फोटोन कितना मोमेंटम चेंज कर रहा है पर सेकेंड, उससे हमें फोर्स मिलेगा। अगर याद करो कि ऐसा मैकेनिक्स में भी कुछ सवाल होते हैं कि किसी सरफेस को कई सारे बुलेट्स हिट कर रहे हैं, कई सारे पार्टिकल्स हिट कर रहे हैं, है ना। तो हर पार्टिकल, सपोज m मास का पार्टिकल है, हर पार्टिकल v स्पीड से जा रहा और इसे टकरा करके रुक जा रहा है इस सरफेस पे। ये पार्टिकल लगातार टक्कर करते रहेंगे तो इस पर फोर्स तो लगाएंगे। अब हमें जानना है कि वो फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स डिफाइन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। हर पार्टिकल टक्कर करके अपना मोमेंटम लूज कर रहा है, मतलब इसका मोमेंटम जो mv था उसके बाद फाइनल मोमेंटम 0 हो जा रहा है। एक ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि अगर ये मान लो पार्टिकल इलास्टिक कोलिजन करके सीधे उसी स्पीड से लौट आए, तो mv से टकराया पार्टिकल, mv से लौटा, तो वैसे में चेंज इन मोमेंटम 2mv बोलते हैं। लेकिन हमने अभी मान लिया कि ये टक्कर करके रुक गए, तो टक्कर करके रुक गए तो हर पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम है mv। जैसे फोर्स डिफाइन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मींस पर सेकेंड मोमेंटम कितना चेंज हो रहा। तो एक पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो रहा है mv से, तो टोटल पर एक सेकेंड में कितने मोमेंटम चेंज होंगे, तो हमें देखना है कि एक सेकेंड में कितने पार्टिकल टकरा रहे हैं। मान लो n पार्टिकल पर सेकेंड टक्कर कर रहे हैं, तो टोटल जो चेंज इन मोमेंटम आ गया पर सेकेंड वो n इंटू mv, वही हो जाएगा इस पे फोर्स। अब मान लो कि हर पार्टिकल mv से टकरा के लौट भी रहा है mv से, तो चेंज इन मोमेंटम 2mv हो जाएगा और फोर्स n इंटू 2mv बोलेंगे। तो ये तरीका है कहीं भी किसी सरफेस पर पार्टिकल अगर हिट कर रहे हैं तो उससे उस सरफेस पर फोर्स निकालने का। तो कुछ वैसा ही यहाँ भी अप्लाई करेंगे कि पार्टिकल्स अगर टकरा रहे हैं, इस सरफेस पे लगातार टक्कर कर रहे हैं, तो उस टक्कर में हर फोटोन जो टकरा रहा है उसका मोमेंटम क्या है और कितने फोटोन पर सेकंड टकरा रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस पे फोर्स निकलेगा। उसके लिए हम लोग पहले 1 बाई 1 अलग अलग केस को समझे। एक केस मान लो, केस 1 है, ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, मतलब इस सरफेस पर जो भी फोटोन हिट कर रहे हैं वो सारे फोटोन टकरा करके रुक जा रहे हैं, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है। तो इस तरीके से यहाँ पे पहले ये देखें कि कितने फोटोन टक्कर कर रहे हैं, यहाँ पे 1 बाई 1 कैलकुलेशन को समझने के लिए। हियर intensity of incident light is I, है ना। ये सभी के सभी ये जो लाइट है ये नॉर्मल इंसिडेंस है। ऑब्लिक इंसिडेंस भी पॉसिबल है, लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं नॉर्मल इंसिडेंस की। So intensity of incident light is I, then energy incident per second at the surface, तो वो एनर्जी पर सेकेंड जो इंसिडेंट हो रही है उस एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं I इंटू एरिया। ये कैसे, अच्छा एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड तो एक तरीके से पावर हुआ, तो उसे हम लोग
W से डिनोट कर दें। ये समझो कि इंटेंसिटी किस तरीके से, कोई भी रेडिएशन है या कहीं भी इंटेंसिटी कैसे डिफाइन की जाती है। तो इंटेंसिटी डिफाइन किया जाता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम तो पावर होता है, इसे वाट से डिनोट करते हैं, W से पावर को। तो वाट या पावर पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी है। तो आगे अगर हमें एनर्जी पर सेकंड निकालना है, पर यूनिट टाइम निकालना है, तो W क्या हो गया, I इंटू एरिया हो गया। तो अगर इस इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी I है, ये सरफेस एरिया A है, तो ये एनर्जी पर सेकंड जो इस पे इंसिडेंट हो रहा वो होगा I इंटू ए। पर सेकंड एनर्जी इंसिडेंट इसलिए निकाला क्योंकि हमें पर सेकंड कितने फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं वो निकल सके। सो therefore number of photons hitting the surface per second, नंबर ऑफ फोटोन हिटिंग द सरफेस पर सेकंड। अब देखो तो हमें एनर्जी पता है पर सेकंड कितना इंसिडेंट हो रहा, और उस को डिवाइड कर दें जो टोटल एनर्जी एक सेकंड में गिर रहा, उस एनर्जी को हम लोग डिवाइड कर दें एक फोटोन की एनर्जी से। एक फोटोन की एनर्जी से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स मिल जाएंगे। ओवरऑल कह सकते हो हेंस देयरफॉर नंबर ऑफ फोटोन हिटिंग द सरफेस पर सेकंड विच इज n, कैपिटल N, can be given as this energy incident per second divided by energy of each photon which is hc by lambda, where hc by lambda is the energy of each photon, हर एक फोटोन की एनर्जी अब ये है। तो अब उस W की वैल्यू यहां पे रख दो। सो देन वी विल गेट IA lambda by hc। अब इसे एज ए रिजल्ट यूज करेंगे हम लोग हर जगह कि ये अगर गिवन लाइट की इंटेंसिटी I है और किसी सरफेस एरिया A पे वो इंसिडेंट हो रहा, नॉर्मली इंसिडेंस हो रहा, तो कितने फोटोन्स पर सेकेंड उस सरफेस पे हिट कर रहे हैं, दैट विल बी सिंपली गिवन बाय IA lambda by hc। और इसमें कुछ ज्यादा किया नहीं गया है, हमने पहले पर सेकेंड एनर्जी निकाला और उसे डिवाइड कर दिया हर फोटोन की एनर्जी से। तो अभी तक हम लोग यहां पहुंच गए कि कितने फोटोन्स इस सरफेस पे गिर रहे हैं, और यहां से अब हमें चाहिए कि कितना मोमेंटम पर सेकेंड चेंज हो रहा है, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स, एंड द फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया विल बी रेडिएशन प्रेशर। सो फर्दर change in momentum of each photon hitting the surface, that change in momentum मैग्नीट्यूड वाइज ही हम लोग केवल देख रहे हैं, डायरेक्शन क्लियर है कि अगर रेडिएशन या फोटोन इस डायरेक्शन में हिट कर रहे हैं तो फोर्स का डायरेक्शन उधर ही है, लेकिन फाइनल मोमेंटम जीरो है, इनिशियल मोमेंटम h by lambda है। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच हिटिंग फोटोन विल बी h by lambda। और इस तरीके से यहाँ पे ये n है, तो
एन को अब चेंज इन मोमेंटम से मल्टीप्लाई करते ही फोर्स मिलेगा, देयरफॉर force on the surface, that force will be number of photons hitting the surface per second multiplied by momentum of each photon. अब इसे रख देते हैं n को रख दिए I a lambda by hc and the momentum is h by lambda. Therefore this force will be I a by c. फाइनल रिजल्ट काफी सिंपल है, और अगर कोई रेडिएशन हाई इंटेंसिटी का रेडिएशन नॉर्मल इंसिडेंस कर रहा है, ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, तो उस सरफेस पर फोर्स दे सकते हो आई ए बाई सी। कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं जो रेडिएशन की इंटेंसिटी दी हुई है, सरफेस एरिया से फोर्स हमें निकालना है, और हेंस द रेडिएशन प्रेशर that capital P can be simply given by force per unit area, क्योंकि ये फोर्स भी सरफेस के नॉर्मल ही लग रहा, and therefore this radiation pressure is quite simple, intensity by velocity of light I by c. तो ये फाइनल रिजल्ट रेडिएशन प्रेशर के लिए उस रेडिएशन की इंटेंसिटी का पता होना चाहिए, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, दैट विल बी द रेडिएशन प्रेशर। अब इसी में आगे अगर इसके सेकंड केस को समझें तो फोटॉन्स, अगर ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लो ये एक आइडियल मिरर है, तो हर फोटोन हिट करके वापस लौटेगा। मिरर सरफेस पे क्या होता है, लाइट इंसिडेंट कराओ, लाइट रिफ्लेक्ट होती है। अब इन जनरल वो रिफ्लेक्शन 100% नहीं होता, लेकिन अगर एक आइडियल केस को माने और ये 100% रिफ्लेक्शन को माने, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसे अगर ले लें तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बाकी सारी बातें वही होंगी। मीन्स इसका अगर केस 1 को नोट कर लीजिए, और इसी में केस 2 पे अगर बात करें तो ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग नहीं, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सिचुएशन वही है, लेकिन इस बार अब हर फोटोन इंसिडेंट होने के बाद उसी मोमेंटम को के साथ लौट आएगा, और लेकिन ये जो केस है कि कितने फोटोन पर सेकंड इंसिडेंट हो रहे हैं, वो तो डिपेंड करता है इसकी इंटेंसिटी और सरफेस एरिया पे। तो ये सारी बातें वही रहेंगी यहाँ तक। आगे चेंज इन मोमेंटम पार्ट में बस ये करना क्या है कि हर फोटोन का मोमेंटम जिस एच लेमडा से टकराएगा उसी से लौट आएगा। तो फाइन चेंज, टोटल चेंज, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टरली देखोगे लौट के आया, वेक्टर इंसिडेंट हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम टोटल ट्वाइस ऑफ एच लेमडा, सो द force will be twice of this, and radiation is also twice of this 2I by c. तो बस एक 2 का फैक्टर आ गया अगर हम लोग परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करें। तो अब ओवरऑल ये तो एक केस हो गई जब ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग हो, कुछ हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट होता हो, कुछ हिस्सा आगे इसमें एब्जॉर्ब हो जाता हो। उस केस को भी समझ लेते हैं इसे।
तो केस 3 जो है वो इसी केस का पार्शियली एब्जॉर्बिंग सरफेस है। है ना? पार्शियली एब्जॉर्बिंग सरफेस मीन्स कुछ तो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ जाकर इसी में एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, फिर कुछ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, इस तरीके से। और इस सरफेस का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट वो गिवन है, मान लो से ए से गिवन है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो यहां तक भी जो इंसिडेंट नंबर ऑफ फोटोन है उनकी बात यही होगी। ये हर केस में ये हम लोगों ने निकाल लिया जब नॉर्मल इंसिडेंस है इसी तरीके से। लेकिन आगे चेंज इन मोमेंटम की बात करो तो कुछ फोटोन ऐसे हैं जो रिफ्लेक्ट हुए, उनका चेंज इन मोमेंटम 2h/λ है, और जो फोटोन एब्जॉर्ब हो गए उनका चेंज इन मोमेंटम h λ है। तो इसीलिए हमें अब दोनों को सेपरेटली कंसीडर करना होगा, क्योंकि दोनों के द्वारा चेंज इन मोमेंटम डिफरेंट होने के कारण फोर्स के कैलकुलेशन में भी इसका इफेक्ट आएगा। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन है हिटिंग द सरफेस। सो in this case number of photons absorbed per second, उसे हम लोग नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब पर सेकेंड को एन ए से डिनोट करें तो वो सिंपली ए टाइम्स एन होगा। ए टाइम्स एन होने का मतलब कि जो भी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट या एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट से क्या मतलब है, अगर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ये जो भी कोफिशिएंट है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट या एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होगा तो ये 1 होगा, 100% एब्जॉर्बर, और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होगा ये सरफेस तो ए 0 होगा। तो ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होनी है। आइडियल केस में 0 या 1 भी हो सकता है। और सिंपली ये जो भी फैक्टर है, मान लो ए की वैल्यू 0.3 है, तो जितने फोटोन इंसिडेंट होंगे उसका 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने फोटोन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं पर सेकेंड। सो दिस इज द number of photons absorbed per second and number of photons reflected per second एन आर की बात कर लीजिए। तो जो भी बच गया 1 - a कर दो तो ये नंबर ऑफ फोटोन रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे पर सेकेंड। और ये इसलिए सेपरेट कैलकुलेट किया गया देयरफॉर कि फोर्स में कैलकुलेशन में इनका यूज होगा। देयरफॉर फोर्स F will be Na times h/λ plus Nr times 2h/λ। जितने फोटोन एब्जॉर्ब होंगे उनके लिए तो चेंज इन मोमेंटम h/λ है, लेकिन जो रिफ्लेक्ट होंगे उनका मोमेंटम 2h/λ है। सो द फोर्स विल बी, इनकी वैल्यूज अगर रख देते हैं तो ये हमें मिलेगा इस तरीके से 1 + a, ये कैलकुलेशन करके देख सकते हो,
1 प्लस ए टाइम्स एन टाइम्स एच बाई लेमडा, और एन की एक सेकेंड वहाँ पे एन आर की वैल्यू ये माइनस ए होगा, यहाँ 1 माइनस ए, और ये 1 प्लस 1 2 कर दो। इस कैलकुलेशन को कर लेते हैं। तो एन ए है यहाँ ए टाइम्स एन टाइम्स एच बाई लेमडा प्लस एन आर है 1 माइनस ए टाइम्स एन टाइम्स 2h बाई लेमडा। अब ए एन एच बाई लेमडा को कॉमन ले सकते हो, तो ये मिला ए प्लस 2 माइनस 2a, है ना। तो ये बना 2 माइनस ए एन एच बाई लेमडा। ये करेक्ट भी है, अगर ए की वैल्यू को 1 रख दो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हो जाए तो ये सिंपली एन एच बाई लेमडा, और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो जाए ए की वैल्यू को 0 कर दो तो वो 0 होने पर 2NH बाई लेमडा। अब सिंपली उस n की वैल्यू को वहां रखेंगे, फोर्स मिलेगा, इसे नोट करिए पहले। तो वहीं पे आगे उसकी वैल्यू रख दें n की वैल्यू, तो वो रखने के बाद ये बन जाएगा IA बाई सी। देयरफॉर प्रेशर